जूरी में राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी जी भी हैं, पर वो इस समय बीमार हैं, अस्पताल से अभी लौटे हैं, तो इस कारण वो आ नहीं पाया, उनको टाइफाइड हो गया था। ये तो खासतौर पे आज ही आया है हमारे पास। इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व या व्यक्तित्व पर शोध कार्य किया है और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इस सम्मान के लिए विगत 5 वर्षों में पीएचडी डिलीट करने वाले या रिसर्च करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी 2020 के बाद की पीएचडी डिग्री प्राप्त शोधार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ये है कि आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अपना फोटो, परिचय, विश्वविद्यालय द्वारा अवार्ड प्रमाण पत्र, अपने शोध ग्रंथ थीसिस की एक पीडीएफ कॉपी 30 सितंबर 2025 तक हमारे तक पहुंचानी होगी। ये ऑनलाइन होगा सारा। सम्मान के लिए हर वर्ष 30 सितंबर तक प्राप्त प्रविष्टियों का अध्ययन, मूल्यांकन एवं चयन वित्तजनोच्चारा 6 सदस्यीय जूरी करेगी, जो हिंदी साहित्य के साथ साथ आचार्य जी के संसार रचना के मर्मज्ञ हैं। इस सम्मान की घोषणा हम लोग 15 दिसंबर तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान के रूप में इसकी घोषणा कर देंगे। और सम्मान के स्वरूप जो हम लोग देंगे उसमें होगा एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, जो चयनित शोध ग्रंथ है वो राजकमल समूह द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगा, और उसके साथ ही हम उसका लोकार्पण अगले साल, जो कि आज का ही दिन है, जिसमें हम लोग अपने ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर उस पुरस्कार को देंगे और उस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली की प्रति भी उनको दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि हम आगे भी इससे बढ़ें और साहित्य के बाद अलग अलग विषयों पर भी शोध सम्मान हम लोग देना शुरू करें। तो फिलहाल हमारी ये शुरुआत है, पहला कदम। कुछ जानकारी, लेखक और प्रकाशक के बीच में जो अनुबंध होगा उसमें ट्रस्ट की कोई भूमिका नहीं रहेगी। हम लोग अपनी तरफ से बस वो करके, चयनित उम्मीदवार की पुस्तक का कॉपीराइट लेखक का होगा। ट्रस्ट प्रकाशित किताब पर किसी भी तरह की रॉयल्टी का दावा नहीं खोलेंगे। और उसके बाद 15 दिसंबर तक हमारी जूरी तय करेगी कि उनमें से कौन चयनित है, और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे। इसके साथ अब मैं मंच पे जाती हूँ और एक माइक यहाँ पे दे दूँ। मौजूद मेरे आदरणीय और प्रिय बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के प्रतीक व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य का और भारतीय संस्कृति का विकाल प्रभावित किया है। बहुत कार्य उन पर हुआ है और बहुत काम उन पर निरवधि काल तक होता रहेगा। हम में से कुछ लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, को सौभाग्य प्राप्त था उनके चरणों में बैठने का, उनसे बातचीत करने का, उनका शिष्यत्व प्राप्त हुआ था मुझे। वो मेरे कई जन्मों की तपस्या का फल रहा होगा। ऐसा गुरु
है ना कि जो जिसके जिसके द्वार पर पहुंचती ही मानुष देवता हो जाता है, वो देवता बना देता है, अंगीकार कर देता है गुरु से। उनके साहित्य की महिमा का बखान तो जितना किया जाए, लेकिन एक चीज उनमें भारतीय जो प्राचीन परंपरा है, वो प्राचीन भारतीय परंपरा आधुनिकता से कैसे जुड़ती है और वो परंपरा कितनी बड़ी है और वो परंपरा सार्थक कैसे होती है, आधुनिक काल में आकर कैसे हो सकती है, इसके सूत्र जैसे आचार्य देवी जी अपने निबंधों में और अपने साहित्य में देते हैं। सौंदर्य उन्होंने वनस्पतियों में अशोक के फूल, कुटा, शिरीष, वनस्पतियों का सौंदर्य, और उनके बखान के जरिए पूरी भारतीय परंपरा के सांस्कृतिक परंपरा से चित्रित कर दिया। ऐसे पात्र खड़े किए उन्होंने, बाणभट्ट, भट्टी, चंद्रदत्त जैसे पात्र, और उपन्यासों में कभी कभी सोच करके मुझे आश्चर्य, बात मैं इसे नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये आता है कि द्विवेदी जी के जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा और चार लेख, विश्वखांत उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की का जो अंतिम अंश है, वहां तो बाणभट्ट भट्टी से कहता है कि मिलन कहाँ होगा पता नहीं, और चार चंद्रलेख का तो विचित्र अंत है, मैना मर गई है उसका शब्द लिखी हुई कहते, और हम दोनों अंधकार में भयभीत चले गए। हम लोग गुरु, उनके शिष्य नामोल जी के हमसे कराना लोग थे, जब कभी अकेले में गुरु जी से अकल इन सब बातों में विचार करते थे, तो जैसे एक स्वर में जयकार बोला जाता है वैसे बोलते थे, गुरुवर की महिमा अपरंपार। समझना बहुत मुश्किल है, बातें इतनी सहज हैं, इतनी सच्ची लगती हैं, लेकिन उस तरह के सफल और उस तरह के सफलता के बाहर और जय जयकार करने वाले हमारे गुरु नहीं थे। वे सीधी सादी बातें करते हुए आपको सहज सहज ले जाते हुए आपको पता ही चले वो जीवन के और सृष्टि के ऐसे रहस्यों के द्वार पर खा करते थे आपको कि आपकी बुद्धि जगह चौंक करती थी। लेकिन आपको जो जीवन के संकट हैं, चाहे वह आध्यात्मिक संकट हो चाहे वास्तविक संकट हो, उनसे रूबरू गुरु आपको जरूर करेगा और ये कहेगा कि मुकाबला करो। अगर तुम शिष्य हो तो उसका मुकाबला करो, नहीं तो अपना रहो, जहां जाओ वहां जाओ करो। ये महिमा थी, हम नहीं कर पाते थे, हम नहीं कर सके, वो अलग बात है। उससे गुरु की महिमा नहीं कम होती, उससे उनके शिष्यों की असफलता प्रकट होती है। ये प्रकट तो होती है कि हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन उससे गुरु की महत्ता पर आंच नहीं आती। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे महान गुरु का पंडित जी का जो शब्द है, और किसका शब्द हो सकता था? और तो किसी का शब्द नहीं हो सकता था, ये गुरुदेव का ही शब्द हो सकता था। आकाश धर्मा गुरु, आकाश शब्द पहले भी था, धर्म शब्द पहले भी था, आकाश धर्मा शब्द नहीं था, ना आकाश धर्मा शब्द था, ना आकाश धर्मा गुरु था। उनके ऐसे शब्द। और बलिया की मोटी मिट्टी ने ये पुतान बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस के पुत्र भी कहता है, बलिया की मोटी मिट्टी ने यह अशोक का फूल उगाया, अचरज का जब घोर दार्शनिक रस की चरम मूर्ति बनाया, अपनी कथा अमर कर डाली बाणभट्ट की गाथा गाकर,
ज्योतिष से क्या जान लिया था, निज भविष्य फल गणित लगाकर, शब्द तुम्हारे बने भाव भाव तुम्हारे, जिसके चेतन मन में चिंतन शांति लिए, तुम स्वयं बने हो शांति निकेतन। ये कविता 1949 में पढ़ी थी। पढ़ी, इसका महत्व जानते होंगे कई लोग आप में से। तो ऐसे गुरु के बारे में बात करना, उनके नाम पर एक वेबसाइट बनाना, तैयार करना, गुरुदेव की संतान परंपरा में होना मामूली बात नहीं है। शिष्य परंपरा में होना सौभाग्य की बात है, और उनके अनुसार काम करना भी सामान्य बात नहीं है। बहुत प्रसन्नता मुझे होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं धन्य हो उठता हूँ जब पाता हूँ कि गुरुदेव की संतान भी ऐसी है जो अपनी शक्ति भर, अपनी साहस भर, अपने साधन भर उनकी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करती है। यह धन्यता और बढ़ जाती कई गुना जब पता चलता है कि ये काम एक पौत्री कर रही है। गुरुदेव की चिंतन परंपरा में, गुरुदेव की लेखन परंपरा में नारी का क्या महत्व है, इस पर बातें करने से पता नहीं कितनी ऐसी बातें करनी पड़ेंगी कि आप कहेंगे अरे द्विवेदी जी ऐसा भी लिखते थे, द्विवेदी जी ऐसा भी सोचते थे। उदाहरण के लिए एक वाक्य, जिन स्त्रियों को प्राय, मैं क्षेपक नहीं पढ़ रहा हूँ, पंडित जी ने लिखा है, जिन स्त्रियों को प्रायः उल्टा समझा जाता है, मुझे उनमें दैवीत्व नजर आता है। पंडित जी ने बहुत कुछ लिखा है। ऐसे जो अवसर हैं, ऐसे जो साधन हैं, वो पंडित जी को समझने और देखने का, उनको जानने का अवसर मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है। हम सब लोग यहाँ बैठे अपने जनार्दन जी, अनुदाय जी हैं, और कौन देखो नीरज गिराकरी तुम्हारे बैठे हैं। हम सब सौभाग्य है। धन्यवाद। मेरे परमाणीय आदरणीय अग्रज डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, जिनसे लगभग 60 वर्षों का संबंध है, और हम लोगों ने समय समय पर क्या क्या बातें की हैं अब तो याद करना भी मुश्किल है। अभी बैठे बैठे उन्होंने एक बात कही, और वो एक सेंटेंस अभी मुझे मत रहा है। उन्होंने कहा धीरे से मेरे कान में कि जीवन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। मैं इतना और जोड़ देता हूं, क्या क्या झेला है। और ये जो बात है, ये बात उन सब लोगों पर लागू होती है जो 80 पार कर रहे हैं। क्यों? उस जमाने से लेके अब तक, यानी समझिए कि स्वाधीनता से भी अगर आप जोड़ें तो न जाने कितनी स्थितियां हमारे देश और समाज में बीच में आई हैं। उनमें कितना साम्य है, कितना अंतर विरोध है, इसको समझने की प्रक्रिया अब प्रायः रुक गई है। ठीक उसी तरह से अपर्णा और नूपुर ने यह प्रयास किया। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन ये किसी और को करना चाहिए था। ये समाज का एक दोष है। मुझे ऐसा लगता है, मैं
हजारी प्रसाद जी से जोड़ करके ही इस बात को दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं। जब आजादी मिली, एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था, देश एक था, और कुछ सोचने की गुंजाइश नहीं थी। पंडित जी आजादी से 40 साल पहले पैदा हुए थे। आप जरा उस क्रम को देखिए, क्योंकि मैं जब अपने बचपन से लेकर के अब नाम देखता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी 93 साल की आयु में भी आज इस प्रसन्न भाव से हमारे बीच में उपस्थित हो। ऐसा सौभाग्य सभी पीढ़ियों को नहीं मिला करता, जब अपने से बड़े अपने बीच में आकर उसी प्रसन्न भाव और आत्मीयता के साथ बात कर रहे हों और हमें उनको सुनने का अवसर मिल रहा हो। समझना है तो आज भी प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा। प्रेमचंद नहीं है, लेकिन समाज को समझने की वो दृष्टि दे गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आजादी मिलने के बाद से क्या हुआ, एक तरह का अतिवाद विकसित हो गया, क्योंकि अब कुछ करने को था नहीं। सत्ता थी, देश आजाद था, सबको लग रहा था न जाने कौन जो जितना समर्थ था वो उतना पाने की होड़ में पड़ गया था। और मैं यहाँ विचारधारा पर आता हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी और इन जैसे लोगों की जो विचारधारा थी उस जमाने में, जो अपने से बड़े थे, और इन लोगों में जो कह रहा हूं मैं वर्गीकरण नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटा सोच ही नहीं सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें से थे। और जैसे कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा सोच ही नहीं सकते। इन धाराओं का भी संघर्ष हमेशा होता रहा है। इस तरह का लघु दृष्टि का, क्षुद्र दृष्टि का, बृहद दृष्टि का, बृहद चेतना का, दूर दृष्टि का, ये वर्गीकरण आप कर लीजिए तो साहित्य में क्या छोटा है क्या बड़ा है ये समझ में आसानी से आ जाएगा। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के बारे में, आज ये कहना आवश्यक है क्योंकि ये वेबसाइट लॉन्च हो रही है और अब जो लोग रिसर्च करेंगे उनको किसी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और मैं इसीलिए हजारी प्रसाद जी के साथ कुछ और नाम साथ साथ लेता जा रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि पंडित जी को एक किसी विचार के ढांचे में बांध कर घेर कर रखने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन वो बंध सकते ही नहीं है, बंध सकते ही नहीं थे। जैसे वो लिखा था पंत जी ने निराला जी के लिए, छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा, मुक्त अबाध अमंद रजत निर्झर सीधे सिर्फ। कहाँ रोकेंगे आप नदी के प्रवाह को, रोक नहीं सकते। लेकिन आखिरकार जब हम इस संसार में रहते हैं तो पानी में रहेंगे तो छींटे तो पड़ेंगे ही। छींटे पंडित जी पर भी पड़े और आपके सामने पड़े, आपकी आंखों के सामने पड़े, वो झाड़ करके आगे बढ़ गए। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, उनको बांधा नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय संस्कृत के सारे उदात्त मूल्य हैं तो वो उनके साथ खड़े हैं और उनके प्रवक्ता हैं। जो कुछ वे महत्वपूर्ण और महान है उसके साथ खड़े हैं। इतिहास में जो कुछ महान है उसके साथ खड़े हैं। कुछ संस्कार भी थे, उनके प्रपितामह बड़े विद्वान थे, उनकी माँ भी विदुषी परिवार से आती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं इस पर नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सबको सुलभ नहीं होता जो उनको सुलभ होता है। लेकिन जिनको सुलभ होता है वो लोग उसको कितना बढ़ा पाते हैं। तो वो अपने भीतर से उत्पन्न होती है वो चेतना, वो भाव, वो सब कुछ तो उन्होंने अपने भीतर जगाया और समझौता नहीं किया। जीवन में कितने तरह के काम करने पड़े। जिसको नौकरी करता है आदमी, काम धंधा करता है, कितनी जगहें उनको बदलनी पड़ी, लेकिन उनके विचारों में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी आधुनिकता और परंपरा की बात कर रहे थे। एक दिन मैंने अपर्णा से इसका जिक्र किया था। मुझे आज तक हुआ क्या
कि मेरे मन में वो थी आशंका, मैंने किसी एक प्रसंग में किसी बड़े उसमें एक पंक्ति दी थी किसी को, उस समय बहुत प्रचारित हुई थी, अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। मैंने ये सोच के कहा कब ऐसा समय आएगा जब अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण नहीं होगा। आप शून्य में कुछ निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें एक लय होनी चाहिए, उसमें एक क्रम होना चाहिए। मुझे जब इसमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत मैं इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा हूं, मुझे पंडित जी का एक लेख एक पत्रिका में पढ़ने को मिल गया और उन्होंने जो कहा उसको आप समझने की बात है और बड़ी गहरी बात मुझे लगी और मैं और अधिक आश्वस्त हो गया। उन्होंने लिखा था आधुनिकता और परंपरा पर था। तो कहा जब हम चलते हैं तो जो हम अगला पैर बढ़ाते हैं वो आधुनिकता है, लेकिन जो हमारा पैर जमीन पर रखा रहता है वो परंपरा है। अगर हम दोनों पैर रखे रहेंगे जमीन में तो हम जड़ हो जाएंगे, और अगर हम दोनों पैर उठा लेंगे तो मुंह के बल गिर पड़ेंगे। मैं कई बार घटनाओं को देखता हूं, बहुत बार बहुत लोग मुंह के बल गिरे हैं और बहुत बार बहुत लोग जड़ हो गए हैं। इस जड़ता को भी तोड़ना है और उस उद्दंडता को भी सीमित करना है, तब विचार प्रवाह की सही सरणी आगे बढ़ेगी। ऐसे ही हुआ। मैं प्रेमचंद का उदाहरण देता हूं। वैचारिक ये कोई दूसरा प्रसंग नहीं है, इसलिए आज मैं वो नहीं छेड़ना चाहता, मैंने संकेत कर दिया और मैं जानता हूं कि यहाँ बैठे हुए सब लोग इसको समझ रहे हैं कि मैं इशारा क्या कर रहा हूं। उनको भी एक ब्रांड में डालने की कोशिश की गई। प्रेमचंद ब्रांड में नहीं बने, उन्हीं के लेखन से मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने कहा, वो जो उनके निबंधों का संग्रह है, कि एक तो मैं मार्क्सवादी हूं, मतलब मेरे ऊपर कहा, एक तो मैं मार्क्सवादी हूं। मेरा मार्क्सवाद इतना ही है कि कोई किसी का शोषण न कर सके। एक जगह लिखते हैं, और मैं गांधीवादी हूं, क्योंकि सूरदास तो गांधी का ही प्रतीक है उपन्यास में उनके। किसी उसका मंचन सुरेंद्र जी को याद होगा, हमने बहुत जगह पूरे देश में कराया था। कहा जितने बड़े उपन्यास का हो नहीं सकता, हम बैठे निर्देशक के साथ, और वो ऐसा मंचन हुआ कि जगह जगह से लोग बुलाने लगे। तो उन्होंने कहा मैं गांधीवादी हूँ और मैं गांधी के हृदय परिवर्तन में विश्वास करता हूँ। अब हृदय परिवर्तन और मार्क्सवाद का संबंध नहीं, स्पष्ट कर दिया प्रेमचंद ने, बने नहीं। फिर एक जगह कहते हैं, लिखते हैं वो, कि मैं महात्मा गांधी को इस संसार का सबसे महान व्यक्ति तो मैं कह रहा हूँ, कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जिन प्रतिभाओं में सीमाएं खोजना और उसे किसी एक घेरे और दायरे में बांधने की कोशिश करना, जिससे तो मूलता है। और इसलिए बहुत सारे लोग जो काम करेंगे उस खतरे से उनको सावधान नहीं होगा, जिससे कि ये करना है। और इसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस बारे में आगे आने वाले समय में हम और बहुत अच्छा है करते हैं, हम लोग जानते हैं पाठ्यक्रम से लेकर के और तमाम चीजों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे नाम जिन लोगों के बारे में नहीं करते हैं, तो मैंने तो नेता है सुना है, अस्पताल मैंने भी पढ़ाया है, घरे में मुझे थोड़ा पुराना है, तो मेरा जमाना बहुत बदल गया है। मतलब निराला की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राम की शक्ति पूजा वाले निराला की जरूरत नहीं है, या जागो सिर्फ एक बार वाले निराला की जरूरत नहीं है, आखिर सिर्फ निराला की जरूरत नहीं है। जो निराला अर्चना और आराधना के गीतों में बहुत कितने लोगों को मालूम है, इसको दोबारा को अर्चना और आराधना के गीतों में विनय पत्रिका की मनोभूमि में पहुंच जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए 1967 में अंग्रेजी में जो पत्रिका निकालते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
उन्होंने स्वयं अर्चना की यही जो मैं कह रहा हूँ विशेषताएं बताते हुए वो राम मनोहर लोहिया कहते थे मैं नास्तिक हूँ, फिर दूसरी सांस में कहते थे लेकिन मैं सरयू का बेटा हूँ, और तीसरी सांस में कहते थे रामायण मेरे जगह जगह होने चाहिए वरना जीवन में रस और आनंद समाप्त हो जाएगा। भारतीय समाज, भारतीय चिंतन, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा इस सब का संगम है, और आचार्य हजारी में वो संगम जितनी स्पष्टता से मिलता है वो कम लोगों को मिलता है। वो निराला जो तमाम क्रांतिकारी बातें करते हैं, वही बात जब निराला आते हैं जागो फिर एक बार में, तो डार्विन की थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं, जीता है, जीता है। क्या है ये सारे के सारे जो विचार हैं, ये सारे के सारे जो महान मस्तिष्क और हृदय हैं, अगर आप ध्यान से अगर हम गहराई से सोचें तो कहीं जाकर के आपस में मिल जाते हैं। और आप सब लोग जो इस समय साहित्य और चिंतन और शोध में आप लोग इस समय दिखा दे रहे हैं, मुझे लगता है शायद आपका जो धर्म है कि ऐसे संस्कार, ऐसी चेतना, ऐसे बीज को छोड़ करके जाए जिससे आगे वो कुछ और पल्लवित हो। अब मैं सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी। मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि जो जनार्दन जी ने बोला है वो मेरे से पूछता हो गया। और उसके अलावा क्या कहूँगा, सीधी सी बात है, आज की तारीख में साहित्यिक लोग मौसम के तेवर पर बदलते थे और आचार्य जी के टाइम में मौसम उनके तेवर पर बदलता था। आज की तारीख में किसी को भी बोलो वो सोचता है जो उसे सोचना नहीं चाहिए, वो लिखता है जो और कहते हैं कि ये लिखो। उसकी खुद की सोच खत्म हो गई है। जहाँ तक पत्रकारिता और कुछ भी कर लो, पेशकारिता शुरू हो गई है। पेशकारिता शुरू हो गई तो यह हालत हो गई कि पत्रकार वो सोचता है जो उसका मालिक कहता है, और मालिक वो कहता है जहाँ वो बिका हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में लिखने पढ़ने वालों की हालत हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज की तारीख में विचार को रखना बड़ी कठिन काम हो गया है। विचारधारा वो हो गई है जो कि राजनीति सोचती है। मुझे उस समय के भी कुछ याद है, डॉक्टर भवानी प्रसाद जी सरकार संजय रोज 3 कविताएं लिखते थे। वैसे साहित्यकार अब कहाँ है? विद्याचरण शुक्ल जी उनके भक्त थे। उन्होंने मुझसे कहा कि दादा भवानी को पेश लेकर की जरूरत है। हम सरकार की तरफ से पेश लेकर लगा सकते हैं। हमें मालूम है हमारे खिलाफ करते हैं। आप उनसे बात कर लो तो बेहतर होगा। मैंने विजय भाई की बात भवानी दादा से की। भवानी दादा ने एक ही बात कही मुझसे कि राजा अब इस शरीर में सरकारी बिल नहीं धड़केगा, चाहे मरता हो तो मरता है। आज की तारीख में ऐसे कितने साहित्यकार हैं जो ये बात करने की हिम्मत करते हैं, बल्कि इस बात को लिखने में गर्व महसूस करते हैं कि हमारा दिल कोई धड़क रहा है तो सरकार की वजह से धड़क रहा है।
आप जितना भी कह लें आज़ादी के साथ ये जी के साथ में, मैं तो इसलिए उनसे प्रभावित हूँ। मेरा उनसे दूर का नाता है। दूर का नाता इसलिए है कि उनके परम शिष्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी यहाँ रहते हैं और विश्वनाथ त्रिपाठी जी के शिष्य मेरे दोस्त हैं, उनसे दूर का नाता मेरा। उनको मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि नहीं से लगभग हिंदी ही नहीं, तब हिंदी आचार्य जी के टाइम में दयनीय भाषा थी। आज हिंदी दयनीय भाषा हो गई तो कहाँ से हम तरक्की कर पाते। मैं सोच नहीं पाता हूँ, कई बात से मैं रुक नहीं पा रहा कि मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से भाषा इसमें 51,000 रुपये की राशि और जोड़ दी जाए ताकि अच्छा ये सम्मान जो आप ले गए उसको करने हो सके। बहुत बहुत आदरणीय गुरुवर डॉक्टर त्रिपाठी जी, आदरणीय दानव बिंदु जी, प्रसिद्ध कवि कृष्ण शर्मा जी, मेरे गुरु भाई प्रोफेसर विनोद कुमार, मेरे गुरु भाई प्रोफेसर देव प्रकाश और सभागार मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आचार्य द्विवेदी की जमीन दरियापुर और उससे भी ज्यादा मेरा सौभाग्य उनके अन्यतम शिष्य गुरुवर डॉक्टर त्रिपाठी के साथ उनके शोध कार्य करने का मौका मिला। हमें नहीं मालूम था कि हम उनके दादा से बात कर रहे थे कि हमें कुछ बोलना भी था। गुरुदेव त्रिपाठी जी के और जनार्दन जी के और प्रेम जी के बोलने के बाद मैं समझता हूँ कि पंडित जी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर बोलने का अवकाश बचता नहीं। पंडित जी को मैं नहीं देखा। जब दिल्ली आया आज से 45 साल पहले तो 1980 में 79 देवी जी का देहांत हो चुका था। लेकिन पंडित जी को मैं अपने गुरुदेव में देखता हूँ। जब उनके पास हम लोग बैठे होते हैं तो लगता है साक्षात पंडित जी कर रहे हैं। आदरणीय ज्ञानंद देवी जी ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की बात की और उन्होंने कहा कि निराला और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि मैं इस समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी है 2020 उसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय का MA का पाठ्यक्रम अब संशोधित हो रहा है, नया पाठ्यक्रम बन रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से लगभग 35-36 साल पहले अब्दुल रहमान अद्दहमान जो अभ्रंश के महान रचनाकार हैं, उनका संदेश शासक पाठ्यक्रम में लगा था। इसका संपादन आचार्य द्विवेदी ने और मेरे हृदय डॉक्टर त्रिपाठी ने किया था। वो पाठ्यक्रम से हट गया था, दोबारा उसको मैं पाठ्यक्रम में लगवा रहा हूँ। दूसरा एक काम और, मैं दौलत कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का सदस्य रहा। वहाँ आचार्य द्विवेदी की पुत्री और पन्ना और नुपुर की बुआ वहाँ के हिंदी विभाग में अध्यापिका थी और उन्होंने आचार्य द्विवेदी पर व्याख्यानमाला, वार्षिक व्याख्यानमाला शुरू की थी। वह भी अवरुद्ध हो गया था और मैंने प्रिंसिपल से कहा वहाँ से कि आप इसको शुरू कराएंगे अपने विभाग, और वह भी शुरू हो गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इस वेबसाइट के लिए जो प्रयास किया है पन्ना ने बनकर, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ और
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे होने ज्यादा दिन बोलना है मालूम नहीं क्यों बताता हूँ ना तो अपना दिखाई दी जाएगी शामिल रहूंगा जहाँ दिखाई मंदिर का जाता लेकिन मंदिर को दूर कर दिया विवेक में पहुंच रहा है जनार्दन भी बोलता हुआ सामने उनके अनिल जी का मैं भी कहना चाहता हूँ द्विवेदी जी मेरे दादा थे और द्विवेदी जी तक पहुंचने का रास्ता मेरे लिए उनका साहित्य तो है लेकिन द्विवेदी जी की छवियां उनका व्यवहार उनका सोचना उनका चीजों को देखना वो मैंने देखा हालांकि जब द्विवेदी जी गए तो मैं 10 बरस का रहा उनके उपन्यास का एक पाठ पढ़ा गया वो एक बड़ी दिलचस्प बात है वो कहते हैं कि तुम कैसे समझोगे तो मैं शुभा को देख रही हूँ लेकिन मैंने शुभा को देखा शुभा मैंने द्विवेदी जी को मैंने देखा है अपने गुरुदेव और लगातार देखा किसी व्यक्तित्व को जिया कैसे जा सकता क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी व्यक्तित्व को जी सकता है पंडित जी पर बोलने की मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं वो बोलूंगा जो मुझे कहना है मैंने देखा कि गुरुदेव लगातार उनको जी रहे हैं अपने व्यवहार में आचरण में और लेखन में उनके साथ गंगा स्नान करने गए और हमें गंगा स्नान करवा रहे हैं उसी की कड़ी में हम लोग उनके शिष्य यहां मौजूद हैं वो गंगा किसको कहते थे जिन लोगों ने पुस्तक पढ़ी है जानते हैं मैं इशारा कर रहा हूं एक रोज शाम को कहा जाड़े की शाम थी कि चलो गंगा स्नान करने चलते हैं तो हमारे गुरुदेव अस्पताल की सर्दी में कहा लेकिन गुरुदेव के साथ चल पड़े और गुरुदेव उनको एक विद्वान यहां ले गए वहां बातचीत हुई गुरुदेव सुनते रहे जब लौटे तो रास्ते में पंडित जी ने कहा हो गया गंगा स्नान तो मेरी पीढ़ी के बहुत से लोग जो यहां बैठे हैं और सामने भी बैठे हैं जो गुरु जी के कक्ष में उपस्थित होते हैं बिल्कुल नवीनतम जामिया के छात्र यहां बैठे हुए हैं जो इस आशा से गुरु जी के पास पहुंचते हैं कि द्विवेदी जी की झलक उनको भी मिले एक बात दूसरी बात यह है कि पंडित जी पर अगर आप काम कर रहे हैं
तो मैं समझता हूँ ये वैसे ही सम्मान है। बड़ी बात है कि आप उनके लेखन के पास पहुंचना सरल नहीं है, सहज होकर ही वहां पहुंच पाएंगे। अगर कोई काम कर रहा है तो वैसे ही वो सम्माननीय है। फिर भी मैं अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे गाड़ी में, मैं उनसे कह रहा था, सर्वे संगीत भी किया। तीसरी पीढ़ी, पंडित जी की तीसरी पीढ़ी है जो पंडित जी को सहेजना चाहती है। सहेज तो और भी लोग रहे हैं, लेकिन ये बड़ा काम है। पंडित जी के नाम पे शोध सम्मान शुरू करना एक बड़ा काम है, और ये वेबसाइट तो वैश्विक तौर पर देखी जा सकती है। और पंडित जी का साहित्य वैश्विक तौर पर है। मैं एक चीज का संकेत करूंगा, टीचरों को दिक्कत होती है, बोलते चले जाते हैं, संकेत करते हुए बैठ करूंगा। सर भी साथ थे और वेदप्रकाश जी भी साथ थे। हम लोग डलहौजी में एक कहानी गोष्ठी में, और पंजाबी के रचनाकार थे वहां बहुत सारे, और प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा के बड़े भाई मनमोहन बावा, जो पंजाबी के उपन्यासकार कहानीकार, उनकी कहानी पर चर्चा हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा, वो कहानी सर कबूतर वाली कहानी थी जो हिमाचल के परिवेश पर लिखी हुई है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पंडित जी की कोई चीज तो मुझे दिख रही थी। तो मनमोहन बाबा जी ने फौरन तस्दीक की कि हाँ, किन भाषाओं में कहां पंडित जी पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, और उनके जैसे होने का प्रयास किया जा रहा है। ये रिमार्केबल चीज है। शोध इन दिशाओं में भी हो तो बेहतर होगा। एक और बात, और इसके बाद एक और बात, पहली अदा कर रहा हूं। बहुत बात मारखेज की बहुत बात होती है, बोरखेज की बहुत बात होती है। बड़े रचनाकार हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़े रचनाकार हैं। लेकिन जिस जादुई यथार्थवाद की बात, जिस मैजिकल रियलिज्म की बात वैश्विक तौर पर इतने इस बड़े पैमाने पर होती है, मेरे दादा गुरु उसके आचार्य थे। अगर जादू यथार्थवाद को सही मायने में समझना है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझना है, तो पंडित जी का लिटरेचर, पंडित जी का साहित्य जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। इन दिशाओं में काम होना चाहिए। भाई साहब ने आश्वस्त किया, मैं भी जनार्दन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं। हम अपने विभागों से जाने नहीं देंगे चीजों को। हम डर जाएंगे। निराला जी सोशल पेपर में हमारे यहाँ पर है, दीदी जी पढ़ाए जाते हैं। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा अवसर मेरे पास है, कोशिश कर रहा हूं कि अगर संभव होगा तो द्विवेदी जी के नाम पर एक सृजन पीठ हम अपने विभाग में लाने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि मैं पंडित जी के साथ इस रूप में भी जुड़ रहा हूँ। इस योग्य में नहीं हूँ, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट है, तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जब लोग जुड़ते हैं, शिष्य जुड़ते हैं, पीढ़ियां जुड़ती हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम होने लग जाते हैं। आज मैं यही देख रही हूँ कि एक छोटा सा प्रयास और कितना ज्यादा समर्थन मुझे मिल रहा है। अब मैं वेद प्रकाश जी को बोलूंगी कि वो आए और 2 शब्द बोले। ये 2 शब्द की परंपरा ना उन्होंने पत्रकारिता में सीखी थी जी, लेकिन वो शायद 2 के आसपास ही रहे। मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुवर विश्वनाथ पाठी जी, आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी,
आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी और मेरे तो सभी गुरु भाई भी आदरणीय ही हैं, क्योंकि ये क्रमशः जो है ये उल्टा क्रम हो गया इसमें इस गोष्ठी में। मैं सबसे जूनियर हूँ, अब तक जूनियर को सबसे पहले बुलवा लिया जाता है तो उसका संकट कम हो जाता है। और इस सभागार में मैं जानता हूँ कि पंडित जी के साहित्य के बहुत मर्मज्ञ विद्वान बैठे हुए हैं, जिन्होंने खूब पंडित जी को पढ़ा है और काम भी किया है। इसलिए इतनी गरिमामयी सभा में पंडित जी पर बोलना वैसे भी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, और इतनी मैं कोई दुस्साहस भी नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी का ये है कि वो कहते हैं अशोक के फूल में हाय वो पंख कहां से लाऊं। पंडित जी को समझने के लिए जिन पंखों की जरूरत है वो बहुत बड़ी योग्यता है। हम लोग गुरुदेव विश्वनाथ त्रिपाठी जी के यहाँ शनिवार को सत्संग किया करते हैं। हमने उसे सत्संग नाम दे रखा है, और सही मायने में सत्संग वही है, क्योंकि और भी सत्संग होते हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना वैकल्पिक सत्संग है, और शायद ही कोई शनिवार ऐसा होता हो, नहीं होता, शायद भी नहीं लगाने की जरूरत, कि जिस दिन हम पंडित जी के बारे में कुछ न सुनते हो। और इस तरह से हुआ ये कि हमें लगता ही नहीं कि हमने उनको नहीं देखा। हमें लगता है कि हमने उनको देखा है, और ऊपर से अगर कुछ रचनाएं उनकी पढ़ ली हैं, पूरा ना पढ़ा हो लेकिन पढ़ी तो नहीं कुछ, तो फिर और लगने लगता है कि उनको हमने देखा है और उन्होंने हमें भी देखा होगा। और अक्सर गुरुदेव कहते हैं कि तुम लोगों को अगर वो देखते तो बड़े खुश होते। अक्सर कहते हैं कि बहुत खुश होते। चीजें कहां से कहां पहुंचती हैं, और एक बेहद जिसे रोमांचक, और हम लोगों को रोमांचक और रोचक लगता है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं। वहां 2 अशोक के फूल के पेड़ हैं। पंडित ने लिखा है ना कि उत्तर भारत में लोग उस तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को अशोक कहने लगे, याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन वहां सचमुच में 2 पेड़ ऐसे हैं जिनमें अब फूल आना शुरू हो रहे हैं। इलाहाबाद में भी हैं, लेकिन अलीगढ़ में होने में और बात है। भदौरिया जी बैठे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं और बात है कि पंडित जी जब लिखते हैं ना कि भारतवर्ष को इतिहास विधाता ने इस तरह से सी दिया है कि इसका एक टाका आपको बिहार में या उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, तो एक टाका आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। ये इतिहास विधाता बहुत आता है पंडित जी के यहाँ। और शायद कोई ऐसी बात याद आती है उन अशोक के पेड़ों को देखकर। और उसमें भी बड़ी चीज ये कि हर साल सर वहां उन फूलों को देखने जाते हैं, कष्ट उठा के, और उनके नीचे बैठते हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं, देखते हैं और चले आते हैं। ये पंडित जी का जो निबंध है अशोक के फूल की महिमा है। मैं उस निबंध को अभी आज पता नहीं क्यों मुझे आशंका थी, तो मैं वैसे ही पढ़ने लगा। मुझे आशंका थी कि शायद 2-4 शब्द बोलने पड़ेंगे। तो मुझे आज ये लगा, पहले जितना बार पढ़ेंगे तो और लगेगा कि मुझे ये लगता है वो होगा नहीं कभी, लेकिन वो अतिशयोक्ति नहीं है कि वो अकेला एक ऐसा निबंध है जिस पर पीएचडी की जा सकती है।
क्योंकि उसमें आप देखिए इतिहास किस रूप में आता है, उसमें संस्कृति किस रूप में आती है, उसमें आर्य और अनार्यों का प्रश्न किस रूप में आता है, उसमें भारतवर्ष जो है वो महासमुद्र है, वो पंडित जी का ये अपना हाथ लगा गए, वो सब योगदान क्या है, भारत के बनने में योगदान क्या है, और वो जो हजार वर्षों की जो रसधारा है उसकी चर्चा पंडित जी करते हैं। फिर सबसे बड़ा पंडित जी के बारे में, जैसे आपने कहा कि किसी सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जो प्रगतिशील हैं उनसे ज्यादा प्रगतिशील पंडित जी नजर आते हैं। आप देखिए कि वो संस्कृति को, इतिहास को किन लोगों के सामने रखते हैं। वो उन अहंकारी जो संस्कृति के नाम पर अहंकार करते हैं, और आज के संदर्भों में बेहद जरूरी है। इतिहास, संस्कृति, आधुनिकता, ये ऐसे मुद्दे हैं आज के समय में कि हमें प्रभावित कर रहे हैं बहुत गहरे स्तर पर। और अगर हम पंडित जी को पढ़ें इन संदर्भों में, तो एक नई मानवीय जो दृष्टि है इन प्रश्नों को लेके, वो किसी रचना को एक बार नहीं, साहित्य की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अगर समय बीतता जाता है और आप उसे पढ़ें तो आपको कुछ सवालों को जवाब देते चलती है रचनाएं। पंडित जी आज के संदर्भों में हमें, हमारे सामने जो बहुत सारे सवाल हैं और जो इन गंभीर प्रश्नों को सिर्फ भावुकता की दृष्टि से देखते हैं और भीड़ की दृष्टि से देखते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर पंडित जी में ढूंढे जा सकते हैं और वो बेहद मानवीय हैं। सबाल्टर्न्स की दृष्टि से पंडित जी का अध्ययन किया जा सकता है। आदरणीय नामवर जी ने उसे दूसरी परंपरा की खोज कहा था। शायद पंडित जी किसी दूसरी परंपरा को नहीं मानते थे, लेकिन वो उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष मानते थे। और परंपरा किस तरह से कितने पक्षों को मिलकर बनती है कि किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता उसमें से। तो ये भारत को इस दृष्टि से देखना, और वो जो आधुनिकता है वो कितनी देशज हो सकती है। गांधी हैं, टैगोर हैं, और जिस समय में पंडित जी लिख रहे थे, भारत के सामने आधुनिकता का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न था, और वो आधुनिकता की जो व्याख्या करते हैं और अपने स्रोतों में उस आधुनिकता को ढूंढते हैं, इस आधार पर भी पंडित जी को पढ़ा जा सकता है। तो मेरी नजर में अगर आज भी, और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आज के जो प्रासंगिक प्रश्न हैं, इसके साथ साथ साहित्य का जो रस है, साहित्य शास्त्र की दृष्टि से भी पंडित जी पर काम किया जा सकता है। तो जितना उनको हम पढ़ते हैं, नए नए विषय हमारे सामने आते हैं, और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि जो नई दृष्टियां हैं, जो मानवीय दृष्टियां हैं, आजकल बहुत चल रहा है विश्वविद्यालयों में पर्यावरण को लेके। ये जो पहला पैराग्राफ है, आम फिर बोरा गए, कैसा वो उसका मानवीकरण करते हैं, कितना पठनीय है वो। एक दुबला है, मेरे वाला खिल नहीं रहा, इस तरह से ऐसा लिखते हैं वनस्पतियों के बारे में, जिसको शुक्ल जी कहते थे कि मेघदूत के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि ये देश प्रेमी की रचना है। उस तरह से पंडित जी का जो साहित्य असल में देश प्रेमी क्या होता है, ये हमारे सामने आता है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं किसी न किसी रूप में इस महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ रहा हूं। इसके लिए मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। खूब सारे आभार बटोरती है और देती भी है। हम लोगों की जब पहली जूरी मीटिंग हुई, जब हम लोगों ने पहली बार इस शोध सम्मान के बारे में सोचा और सब लोग जुटे, तब वेद प्रकाश जी ने बोला
पहली चीज जो उन्होंने बोली कि वो तो सही है अपर्णा जी, लेकिन अगर अच्छी शोध की वो नहीं आएगी तो हम नहीं देंगे उसको। मैंने कहा ये तो है ही, मतलब जूरी तो आप ही लोग हैं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करने के लिए हमारे पास सब लोग मौजूद हैं जो देखेंगे, और हम तो ट्रस्ट की तरफ से एक थैंक यू वाले उस पर रहेंगे, बाकी तो पूरा जो काम और वो है नजर होगी वो जूरी मेंबर्स की होगी। अब मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग आए, हमको संबल दिया और हर तरह से मदद की, और ये मदद की दरकार हमेशा रहती है, तो हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिए, हमारा साथ दीजिए, और हम आप ही के साथ हम लोग छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे चल पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि चलो धन्यवाद हो रहा है, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ।